ब्रह्मचारी का गाना बहुतों ने सुना और लोगों के साथ जीवानंद के कानों में भी वह गाना पहुंचा। महेंद्र की रक्षा में रहने का उन्हें आदेश मिला था। यह पाठकों को शायद याद होगा। राह में एक स्त्री से मुलाकात हो गई। 7 दिनों से उसने कुछ खाया न था, राह किनारे पड़ी थी। उसे जीवन दान देने में जीवानंद को 1 घंटे की देर लग गई। स्त्री को बचाकर विलंब होने के कारण उसे गालियां देते हुए जीवानंद आ रहे थे। देखा प्रभु को यवन सैनिक पकड़कर लिए जाते हैं। स्वामी जी गाना गाते हुए चले आ रहे हैं। धीर समीरे तटिनी तीरे बसीते बने बनबारी। जीवानंद महाप्रभु स्वामी के सारे संकेतों को समझते थे। नदी के किनारे कोई दूसरी स्त्री बिना खाए पिए तो पड़ी नहीं हुई है। सोच विचार कर जीवानंद नदी के किनारे चले। जीवानंद ने देखा था कि ब्रह्मचारी यवन सैनिकों द्वारा स्वयं गिरफ्तार होकर चले जा रहे हैं, अतः ब्रह्मचारी का उद्धार करना ही जीवानंद का प्रथम कर्तव्य था। लेकिन जीवानंद ने सोचा, इस संकेत का तो यह अर्थ नहीं है। उनकी जीवन रक्षा से भी बढ़कर है उनकी आज्ञा का पालन, यही उनकी पहली शिक्षा है, अतः उनकी आज्ञा का ही पालन करूँगा। नदी के किनारे किनारे जीवानंद आगे बढ़े। जाते जाते उसी पेड़ के नीचे नदी तट पर देखा एक स्त्री की मृतदेह पड़ी हुई है और एक जीवित कन्या उसके पास है। पाठकों को स्मरण होगा कि महेंद्र की स्त्री कन्या को जीवानंद ने एक बार भी नहीं देखा था। उन्होंने मन में सोचा, हो सकता है यही महेंद्र की स्त्री कन्या हो, क्योंकि प्रभु के साथ ही उन्होंने महेंद्र को देखा था। जो हो, माता मृत और कन्या जीवित है। पहले इसकी रक्षा का प्रयास ही करना चाहिए, अन्यथा इन्हें बाघ भालू खा सकते हैं। भवानंद स्वामी भी कहीं पास ही होंगे, वे स्त्री का अंतिम संस्कार करेंगे। यह सोचकर जीवानंद कन्या को गोद में लेकर चल दिए। लड़की को गोद में लेकर जीवानंद गोस्वामी उसी जंगल में घुसे। जंगल पार कर वे एक छोटे से गांव भैरवीपुर में पहुंचे। अब लोग उसे भुरईपुर कहते हैं। भुरईपुर में थोड़े से सामान्य लोगों की बस्ती है। पास में और कोई बड़ा गांव भी नहीं। गांव पार करते ही फिर जंगल मिलता है। चारों तरफ जंगल और बीच में एक छोटा गांव है, लेकिन गांव है बड़ा सुंदर। कोमल तृण से भरी हुई गोचर भूमि है। कोमल श्यामल पल्लव युक्त आम, कटहल, जामुन, ताड़ आदि के बगीचे हैं। बीच में नीले स्वच्छ जल से परिपूर्ण तालाब है। जल में बक, हंस, डाहुक आदि पक्षी, तट पर पपीहा, कोयल, चक्रवाक है। कुछ दूर पर मोर पंख फैलाकर नाच रहे हैं। घर घर के आंगन में गाय, बछड़े, बैल हैं, लेकिन आजकल गाँव में धान नहीं है। किसी के दरवाजे पर पिंजड़े में तोता है तो किसी के यहाँ मैना। भूमि लिपि पुती स्वच्छ है। मनुष्य प्रायः सभी दुर्भिक्ष के कारण दुर्बल, क्लांत और मलिन दिखाई देते हैं, फिर भी ग्रामवासियों में श्री है। जंगल में अनेक तरह के जंगली खाद्य पैदा होते हैं, अतः गांव के लोग वहां से फूल फल लाते हैं और वही खाकर इस दुर्भिक्ष में अपने प्राण बचाए हुए हैं। एक बड़े आदमी के बगीचे के बीच एक छोटा सा घर है। चारों तरफ मिट्टी की चारदीवारी है और चारों कोनों पर एक एक कमरा है। गृहस्थ के पास गाय बकरी है, एक मोर है, एक मैना है, एक तोता है, एक बंदर भी था, लेकिन उसे खाना ना मिलने के कारण छोड़ दिया गया है। धान कूटने की एक ढेंकी है। बाहर बैल बंधे हैं। बगल में नींबू का पेड़ है। मालती जूही की लताएं हैं, अर्थात गृहस्थ सुरुचि संपन्न है, लेकिन घर में प्राणी अधिक नहीं। जीवानंद कन्या को लिए हुए घर के अंदर चले गए। घर में पहुंचते ही जीवानंद ने आंगन के ओसरे में रखे चरखे को उठा लिया और भनन भनन उसे चलाने लगे। छोटी लड़की ने चरखे की आवाज़ कभी सुनी न थी। विशेषतः माता से बिछुड़ने के बाद वह रो रही थी। चरखे की आवाज़ सुनकर वह भयभीत हो और सप्तम स्वर में गला ऊंचा कर रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर एक कमरे में 17-18 वर्ष की युवती बाहर आई। युवती बाएं हाथ पर बायां गाल रखे गर्दन झुकाए ही खड़ी होकर देखने लगी। बोली, यह क्या दादा, चरखा क्यों काट रहे हो? यह लड़की कहाँ से पाई दादा? तुम्हें लड़की हुई है क्या? दूसरी शादी की है क्या? जीवानंद उठे और लड़की को उसकी गोद में देकर चपत मारते हुए बोले, बंदरी कहीं की, मुझे रेंडुआ भंडुआ समझ लिया है क्या? घर में दूध है? इस पर युवती ने कहा, भला दूध क्यों ना होगा, लाऊं, पियोगे? जीवानंद ने कहा, हाँ पीऊँगा। आश्वस्त होकर युवती घर में दूध गर्म करने लगी। तब तक जीवानंद बैठकर चरखा काटने लगे। लड़की ने युवती की गोद में जाकर रोना बंद कर दिया था। उसने क्या समझा नहीं कहा जा सकता।
शायद इस युवती के खिले पुष्प देखकर सोचा हो कि यही मेरी माँ है। वह केवल एक बार रोई, वह भी शायद आग की आँच खाकर। लड़की का रोना सुनकर जीवानंद ने आवाज़ लगाई, अरे निम्मी, अरे कल मुही बंदरी, तेरा दूध गर्म नहीं हुआ क्या? उसने वहीं से उत्तर दिया, हो गया। यह कहकर वह एक पथरी में दूध डालकर जीवानंद के पास लाकर रखते हुए बैठ गई। जीवानंद ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, मन करता है यही गर्म दूध पथरी तेरे ऊपर उंडेल दूं। तूने क्या समझाया, मैं पीऊँगा? निम्मी ने पूछा। तब कौन पिएगा? जीवानंद बोले, यह लड़की पिएगी, देखती नहीं अभी दूध पीने वाली निरी बच्ची है। यह सुनकर निम्मी पालथी मारकर कन्या को गोद में लेकर चम्मच से दूध पिलाने बैठी। एकाएक निम्मी की आंखों से कई बूंद आंसू ढुलक पड़े। बात यह थी कि उसे पहले एक बालक हुआ था जो मर गया था। उसे इस तरह दूध पिलाने में अपने बच्चे की याद आ गई। निम्मी ने तुरंत अपने आंसू पोंछकर हंसते हंसते जीवानंद से पूछा, दादा बताओ यह किसकी लड़की है? जीवानंद ने कहा, अरे बंदरी, तुझे क्या पड़ी है? निम्मी ने कहा, लड़की मुझे दोगे? जीवानंद, तू लेकर क्या करेगी? निम्मी, मैं लड़की को दूध पिलाऊंगी, गोद में लेकर खिलाऊंगी और बड़ी करूंगी। यह कहते कहते निम्मी के आंखों से आंसू ढुलक पड़े। आंसू पोंछकर वह फिर दांत निकालकर हंसने लगी। जीवानंद ने कहा, तू लेकर क्या करेगी? तुझे आप ही कितने बाल बच्चे होंगे? निम्मी, जब होंगे तब होंगे, अभी इस लड़की को मुझे दे दो, ना हो बाद में फिर ले जाना। जीवानंद, तू लेकर मर, मैं बीच बीच में आकर देख जाया करूँगा। यह कायस्थ की लड़की है, मैं अब चला। निम्मी, वाह दादा, भला खाना नहीं खाओगे? समय हो गया है, तुम्हें मेरी कसम, खाना खाकर तब जाना। जीवानंद, तेरी कसम टालकर तुझे खाऊं या भात खाऊं? फिर बोले, रहने दे, तुझे न खाऊंगा, भात ही खाऊंगा, ला भात। निम्मी कन्या को गोद में लिए हुए खाना परोसने में व्यस्त हो गई। पहले उसने जगह पानी से धो पोंछ दी, उसके बाद पीढ़ा पानी रखकर एक थाली में भात, अरहर की दाल, परवल की तरकारी, रोहू मछली का रसा और दूध लाकर रख दिया। खाने के लिए बैठकर जीवानंद ने कहा, निमाई बहन, कौन कहता है कि देश में अकाल है? तेरे गांव में शायद अकाल घुसा ही नहीं। निम्मी बोली, भला अकाल क्यों ना होगा, भयंकर अकाल है। हम लोग दो ही प्राणी तो हैं, बहुत कुछ है, दे दिलाकर ही भगवान एक मुट्ठी चना ही दे देते हैं। हम लोगों के गांव में पानी कब बरसा था याद नहीं है। तुम ही तो कह गए थे कि वन में पानी बरस रहा है, यहाँ भी बरसेगा, इसलिए हमारे गांव में धान हो गया। गांव वाले और लोग तो शहर में चावल बेच गए, हम लोगों ने नहीं बेचा। जीवानंद ने पूछा, जीजा जी कहाँ हैं? निम्मी ने गर्दन टेढ़ी कर कहा, 2-3 सेर चावल बांधकर क्या जाने किसको देने गए हैं, किसी ने चावल मांगा था। इधर जीवानंद के भाग्य में ऐसा भोजन कभी मिला ना था। व्यर्थ बातचीत में समय ना गंवाकर जीवानंद दनादन गपागप सपासप आवाज करते हुए क्षण भर में सारा भोजन उदरस्त कर गया। श्रीमती निमाई मनी ने केवल अपने और पति के लिए पकाया था, अपना हिस्सा उसने भाई को खिला दिया था। थाली सूनी देखकर शर्म से अपने पति का भी हिस्सा लाकर थाली में डाल दिया। जीवानंद ने सब ख्याल छोड़कर उस स्वादिष्ट भोजन को भी उदर नामक महागर्त में भर लिया। अब निम्मी ने पूछा, दादा और कुछ खाओगे? जीवानंद ने डकार लेते हुए कहा, और क्या है? निम्मी बोली, एक पक्का कटहल है। निम्मी ने कटहल भी ला रखा। विशेष कोई आपत्ति ना कर जीवानंद गोस्वामी ने उसे भी ध्वंसपुर भेज दिया। अब हंसकर निमाई ने पूछा, दादा और कुछ नहीं? दादा ने कहा, अब रहने दो, फिर किसी दिन आकर खाऊंगा। अंत में निम्मी ने दादा को हाथ मुंह धोने को पानी दिया। जल डालते हुए निमाई ने पूछा, दादा एक मेरी बात रख लोगे? जीवानंद, क्या? निम्मी, तुम्हें मेरी कसम। जीवानंद, अरे बोल ना कल मुही। निम्मी, बात रखोगे? जीवानंद, अरे पहले बता भी तो सही। निम्मी, तुम्हें मेरी कसम, हाथ जोड़ती हूँ। जीवानंद, अरे बाबा मंजूर है, बता तो सही, क्या कहती है? अब निम्मी गर्दन टेढ़ी कर एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगली तोड़ती हुई, शर्माती हुई, कभी नीचे जमीन देखती हुई बोली, एक बार भाभी को बुला दो, मुलाकात कर लो। जीवानंद ने हाथ धुलाने वाले लोटे को निम्मी पर मारने के लिए उठाया, फिर नाराजगी से बोले, लौटा दे मेरी लड़की, तेरा अन्न भी किसी दिन वापस कर जाऊंगा। तू बंदरी है, कल मुही है,
तुझे जो बात ना कहनी चाहिए वही बात मेरे सामने कहती है। निम्मी बोली, अच्छा मैं ऐसी ही सही, पर भैया एक बार कह दो मैं भाभी को बुला लाऊं। जीवानंद, तो लो मैं जाता हूँ। यह कहकर जीवानंद उठकर द्वार की तरफ बढ़े, किंतु शीघ्रतापूर्वक निम्मी ने दौड़कर किवाड़ बंद कर दिए और स्वयं किवाड़ से लगकर खड़ी हो गई। बोली, मुझे मारकर ही बाहर जा सकते हो भैया, आज भाभी से बिना मुलाकात किए जाने ना पाओगे। जीवानंद बोले, जानती है आदमियों का शिकार करना ही मेरा काम है, मैंने अनेक आदमियों का शिकार किया है। अब निम्मी भी क्रोध में आ गई। बोली, खूब शिकार किया है, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और आदमियों की जान ली, क्या समझते हो इससे मैं मान जाऊंगी? बहुत करोगे तुम मरोगे, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। तुम जिस बाप के लड़के हो मैं भी उसी बाप की लड़की हूँ। आदमियों का खून करने में यदि बड़ाई की बात हो तो मुझे भी मारकर बड़ाई प्राप्त करो। जीवानंद हंसकर बोले, अच्छा बुला ला, किस पापिनी को बुलाएगी, जा बुला, लेकिन देख आज के बाद कहेगी तो उस साले के भाई व साले के सिर मुंडाकर गधे पर चढ़ाकर गांव के बाहर निकलवा दूंगा। निम्मी ने मन ही मन सोचा, हुई ना मेरी जीत। यह सोचती हुई वह घर के बाहर निकल गई। इसके बाद वह पास ही एक कुटी में जा घुसी। कुटी में सैकड़ों पैबंद लगे हुए कपड़े पहने रुक्ष भेसी एक युवती बैठी चरखा काट रही थी। निमाई ने जाकर कहा, भाभी जल्दी करो। भाभी ने कहा, जल्दी क्या? नंदोई ने तुझे मारा है तो उसके सर में तेल मलना है क्या? निम्मी, बात ठीक है, घर में तेल है। उस युवती ने तेल की शीशी सामने खिसका दी। निमाई ने झट अंजलि में उड़ेलकर उस युवती के रूखे बालों में लगा दिया। इसके बाद झट जूड़ा बांध दिया, फिर चपत जमाकर बोली, तेरी ढाके वाली साड़ी कहाँ रखी है बोल। उस स्त्री ने कुछ आश्चर्य से कहा, क्यों जी, कुछ पागल हो गई हो क्या? निम्मी ने एक मीठा घूंसा जमा कर कहा, निकाल साड़ी जल्दी। युवती ने साड़ी भी बाहर निकाल दी, तमाशा देखने के लिए, क्योंकि इतनी तकलीफ पड़ने के बाद भी उसका सदा प्रफुल्ल रहने वाला हृदय अभी भी वैसा ही था। नव यौवन फूले कमल जैसे। उसकी नई उम्र का यौवन तेल नहीं, सजावट नहीं, आहार नहीं, फिर भी उसी मैली पैबंद वाली धोती के अंदर भी वह प्रदीप्त अनुपमेय सौंदर्य फूट पड़ता था। युवती के वर्ण में छाया लोक की चंचलता, नैनों में कटाक्ष, अधरों पर हंसी, हृदय में धैर्य, मेघ में जैसी बिजली, जैसे हृदय में प्रतिमा, जैसे जंगत के शब्दों में संगीत और भक्त के मन में आनंद होता है, वैसे ही उस रूप में भी कुछ अनिर्वचनीय गौरव भाग, अनिर्वचनीय प्रेम, अनिर्वचनीय भक्ति। उसने हंसते हंसते, लेकिन उस हंसी को किसी ने नहीं देखा, साड़ी निकाल दी, फिर बोली, निम्मी भला बात तो बता, क्या होगी? निम्मी बोली, दादा आए हैं, तुझे बुलाया है। युवती ने कहा, अगर मुझे बुलाया है तो साड़ी की जरूरत क्या होगी, चल इसी तरह चलूँगी। वह कहती जाती थी, कभी कपड़े ना बदलूँगी, चल इसी तरह मिलन होगा। आखिर बहुत जतन करने के बावजूद भी किसी तरह उसने कपड़े बदले नहीं। अंत में दोनों कुटी से बाहर आई। निम्मी को भी राजी होना पड़ा। निमाई भाभी को लेकर अपने घर के दरवाजे तक आ गई। इसके बाद भाभी को अंदर कर निम्मी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और स्वयं बाहर खड़ी रही।